मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नए सत्र 2020-21 के शुभारंभ पर कक्षा 10वीं में मेरी ओर से आप लोगों को बधाई एवं ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। अंतर्राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के परिणाम स्वरूप पठन पाठन में आप लोगों को कोई परेशानी न हो, इस उद्देश्य से विद्यालय आप लोगों का अध्यापन कार्य ऑनलाइन प्रारंभ किया है। कक्षा 10वीं का समय काफी मूल्यवान है। आप इसके एक एक पल का उपयोग करके ही 10वीं में अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। पठन पाठन के कार्य में जो नियमावली है, उसके अंतर्गत प्रत्येक दिन जो पाठ पढ़ाया जाए उसको देर रात तक समझकर, पढ़कर, लिखकर तैयार करना और अगले दिन के पाठ्यक्रम का रिवीजन करना। वह आता है नहीं आता है वह उसका तात्पर्य नहीं है। आप उसका रिवीजन कीजिए, जो नहीं आता है उसको पेंसिल से गोला कीजिए, अगले दिन उसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी प्रक्रिया अगर प्रतिदिन का प्रतिदिन, अर्थात प्रतिदिन के कार्य को आप उसी दिन समाप्त कर देंगे तो अगले दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा और रुचि पठन पाठन में बनी रहेगी। यदि आपने उसको छोड़ा तो जब एक दिन का आप नहीं कर पाते पूरा, तो 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने का वर्क कभी पूरा होने वाला नहीं है, जिसके कारण उबन घुटन पढ़ते समय होती है और अपेक्षित सफलता प्राप्त होती नहीं है। 10वीं में आप शुभारंभ किए हैं तो इन सूत्रों का अगर परिपालन करेंगे तो निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी। समय का बड़ा महत्व है और इस समय का उपयोग जितना करेंगे उतना ही अपेक्षित आपको लाभ होगा। आज का पहला पाठ है उड़ चल हारिल। हारिल पक्षी इस महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। इसके कवि सहितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेंजी हैं। इसकी विधा कविता है। अगेंजी छायावादी कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत जी, प्रसाद जी और महादेव वर्मा जी के बाद इनकी कविताएं भी अगेंजी की छायावाद से उत्प्रोत हैं। इन्होंने समाज के युवा वर्ग का अवलंब लिया है हारिल पक्षी को। हारिल पक्षी की विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। हारिल पक्षी अपने पंजे में कुछ न कुछ सूखा तिनका एक दबाए हुए 24 घंटे साथ में खाना पीना, उड़ना, सोना उसको लेकर के ही करती है। हारिल पक्षी और उसके सूखे तिनके के विषय में एक भक्त कवि ने भी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हरि मैं हारिल की लकड़ी। युवा वर्ग का जो उपालंब हारिल के माध्यम से कवि ने दिया है वह आपके लिए भी है।
हारिर पक्षी लक्ष्य रूपी अपने उस तिनके को कभी अपने से अलग नहीं करती। युवा वर्ग को भी कवि ने कहा है कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निश्चित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन वचन कर्म से एकाग्र होकर तन्मय हो जाइए और उसको प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाइए। हमारे महापुरुष महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। उन्होंने चरखा से स्वराज्य प्राप्त कर लिया। चरखा में अपने को उन्होंने इतना खपाया कि उसी से उन्हें स्वराज्य मिल गया। योग कर्मसु कौशलम, कार्य में कुशलता को योग कहते हैं। आप का लक्ष्य 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है और इसके लिए आप बिना समय का दुरुपयोग किए मन वचन कर्म से अगर तल्लीन हो जाएंगे तो आपको अपने मन के अनुसार रिजल्ट मिलेगा 10वीं का। आपके कार्य की कुशलता रिजल्ट के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। कवि ने पूरे प्रकरण में इस पाठ के एक सामान्य रूप में आपको समझाता हूं जिससे अर्थ वगैरह समझने में दिक्कत नहीं होगी। पूरे प्रकरण के माध्यम से कहा है कि ये पक्षी रूपी समाज के युवा वर्ग, आप अपना आपके पास अकूत शक्ति है, प्रबल बुद्धि है, विवेक है। आप अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और अपने जीवन के विकास मार्ग पर आगे बढ़िए। जीवन के विकास मार्ग पर आगे बढ़ते समय लक्ष्य की प्राप्ति है तो आपको किसी से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखनी है। सहयोग के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अदम्य साहस, अकूत संपत्ति, अकूत शक्ति, संपत्ति नहीं सारी अकूत शक्ति है। ऐसी स्थिति में आप अगर समय को बर्बाद किया किसी दूसरे के सहारे के लिए, किसी दूसरे के सहयोग की अपेक्षा के लिए, तो समय आपका नष्ट होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शक्ति होने के बाद भी, सामर्थ्य और बुद्धि होने के बाद भी आप के अंदर जो एक जिज्ञासा है रचनात्मकता की, निर्माण कार्य की, वह समय बर्बादी के कारण ऐसे ही धरी की धरी रह जाएगी। आप के पास शक्ति होने के बाद भी अगर आपने अनवरत इसके लिए संघर्ष नहीं किया तो इस जीवन की डोर कब तक रहेगी, इसका क्या ठिकाना। और आपका कार्य इस जीवन में अपूर्ण ही रह जाएगा सारी व्यवस्था के बाद भी। कवि ने आपको यह भी समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में तो सुख दुख आता जाता है, कभी रात कभी दिन, जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही रहे असंभव। तो जीवन जब सुख दुख के समागम से बना है तो आप जब अपने लक्ष्य पर आगे अग्रसर होंगे, अनेक प्रकार की सम विषम परिस्थितियां भी आपके सामने आएंगे। उसमें भी बिना डिगे अडिग भाव से अनवरत संघर्षशील अगर आप रहेंगे तो निश्चित आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सार्थक होगा। या आपका लक्ष्य आपको इतिहास में अमर कर देगा, जैसे हमारे महापुरुष न रहने के बाद भी आज अमर हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने युवा वर्ग को यह संदेश दिया है कि आप अनवरत प्रयास करते हुए हर सम विषम परिस्थिति में उत्तरोत्तर आगे बढ़ करके
अपने जीवन को सार्थक कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। संधि पाठ के नीचे था, इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे आप। संधि, संधि के विषय में आपको ज्ञान होगा, पुनः जान लीजिए। दो वर्ण जब आपस में मिलकर के एक वर्ण बनते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। स्वर संधि जब दो समान स्वर, जब दो स्वर आपस में मिल करके एक स्वर वर्ण बनता है तो उसे बने हुए शब्द को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधनालय, विद्यालय, इसमें यो, आधे यो में आ स्वर जुड़ा हुआ है और धन के बाद यहां आ जुड़ा हुआ है, तो आ और आ मिलकर के आ हो गया। ये दोनों स्वर हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि में प्रारंभ में भी स्वर वर्ण रहेगा और अंत में भी स्वर वर्ण रहेगा। स्वर वर्ण प्रारंभ का मतलब जो पहले शब्दांश के अंतिम व्यंजन में अंत में जो स्वर जुड़ा होता है उसी को हम स्वर कहते हैं। अंत में दूसरे शब्दांश का जो पहला अक्षर होता है वह स्वर होना चाहिए। तो इस व्यंजन में, व्यंजन के अंत में जो स्वर है और इसका पहला स्वर दोनों मिलकर के आपस में मिलकर के एक वर्ण बनता है और इस प्रकार बनने से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में, पहले शब्दांश के अंत में व्यंजन वर्ण होगा, स्वर नहीं रहेगा। दूसरे, उसके बाद दूसरे शब्दांश के प्रारंभ में स्वर रहे, व्यंजन रहे, कुछ भी रहेगा, वह दोनों जब आपस में मिलेंगे, अर्थात मिलेंगे तो मिलकर के जो संधि बनती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन जाल, वाक जाल, को है, को यहां हलंत लगा हुआ है। हलंत मतलब आधा को है। जब भी व्यंजन में हलंत रहेगा तो आधा रहेगा और नहीं रहेगा तो उसमें अ स्वर मिल जाता है, क से ज्ञ तक। यहां हलंत है अर्थात यह व्यंजन है। इस शब्दांश का अंतिम वर्ण व्यंजन है और इस शब्द और आगे बाद वाले शब्दांश का पहला वर्ण भी व्यंजन है। यहां व्यंजन होना चाहिए, यहां स्वर रहे या व्यंजन रहे, दोनों रहेगा। जब दोनों में से कोई, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक वर्ण बनता है और वह वर्ण, वह संधि जो बनती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है स्वर संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहले शब्दांश के अंत में विसर्ग रहता है, विसर्ग माने अह, और दूसरे शब्दांश के प्रारंभ में स्वर भी रह सकता है, व्यंजन भी रह सकता है। जब विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होता है
उससे जो संधि बनती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन भेद निर्भेद, यहां नि है, यह विसर्ग है। विसर्ग के बाद यहां कोई संज्ञा हो, यहां कोई व्यंजन हो या स्वर हो, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वह विसर्ग संधि बनता है। इसके विषय में आगे संधि को पढ़ाते समय बताया जाएगा विस्तृत रूप से। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिले स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन और स्वर या व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर के संधि बनता है तो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, जब विसर्ग और स्वर या व्यंजन वर्ण आपस में मिलता है और मिलकर के संधि बनता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। व्याकरण में आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। जो परेशानियां होंगी उसको नोट करके रखेंगे और उसे पूछेंगे। लेकिन जो पाठ्यक्रम आज आपको पढ़ाया गया इसको आज ही पूरा करेंगे, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। कल भी आज हो जाएगा, तो आज में जीवन व्यतीत कीजिए। 10वीं में आ गए हैं, आज में जीवन व्यतीत कीजिए। पुनः मैं कई बार कह रहा हूं, आज का कल मत कीजिए कि आज का काम कल कर लेंगे, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। कल भी जब सुबह उठेंगे तो आज ही रहेगा, और फिर आज रहेगा तो आज का इतना लोड रहेगा कि बीते हुए दिन का काम हो पाएगा क्या? कदाप नहीं हो पाएगा। थोड़ा स्फूर्त होइए, सावधान होइए और मन मस्तिष्क से पढ़ने को तैयार हो जाइए। फिर अगले दिन मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ। दूसरा पाठ आप 5 बार रिवीजन करेंगे। समझ में आए नहीं आए उसको 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके परीक्षा की पद्धति है उस पद्धति में जब तक आप गद्य पद्य को के एक वाक्य को समझ नहीं लेंगे, शीघ्रता पूर्वक उसका उत्तर देख करके भी नकल करके भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उसको 5 बार पढ़िए। नहीं आता है हम बताने के लिए हैं, लेकिन 5 बार पढ़ेंगे कम से कम तो उसके हर वाक्य लगभग आपके मन मस्तिष्क में गुजरने लगेंगे, जो परीक्षा के समय काफी उपयोगी होंगे। फिर दूसरे दिन के लिए धन्यवाद।